आ जाओ भाई, हम जो है अक्टूबर नवंबर 23 करें, वेरिएंट 23, राइट। इसके मैंने बाकी दो वेरिएंट तुम लोग को होमवर्क दे रखे हैं, तो उसको तुम लोग देख लेना। सही है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन अनसर्टेनिटी वाला है। अनसर्टेनिटी किसी की वीक है, तो में से कोई बच्चा जो अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन करना चाहता हो, अगर एनीबडी एनीबडी एनीबडी। यस, कुछ तो बोलो यार। अच्छा जी, अगर अगर तुम लोग सबको आता है तो फिर मैं जो हूँ अब्दुल्ला को टेस्ट कर लेते हैं। अब्दुल्ला आजा भाई। Table 1.1 lists some physical quantities. Complete the table by placing a tick next to the scalar quantities. हम्म। चार्ज है और पावर है। है चार्ज और पावर। अब तो स्क्रीन भाई। फिर वो फोर्स है और फोर्स वेक्टर होती अरे है। ओहो यार, किससे पढ़ी फिजिक्स आपने? नाम तो बताओ जरा बंदे का। अच्छा ओके, आगे आ जाओ। A uniform cylinder has diameter d, length L, and mass m. The density of the cylinder is given by. Okay. Table 1.2 shows the data obtained from an experiment to determine the density of the cylinder. Calculate the percentage uncertainty in d and L. Okay. क्या करेंगे भाई? फिर परसेंटेज तो एब्सोल्यूट को डिवाइड करेंगे जो ओवरऑल वैल्यू है। ओके, सो एब्सोल्यूट तो वैल्यू डी ऑफ एल की। डिवाइडेड बाय एल इनटू 100, राइट, ऐसा ना? जी सर। सही हो गया। तो ये हमारे एल पास हो की आ गया। रही है। कितनी आ रही भाई? फिर एल की आ रही है 0.617। 0. 0.617, 0.617, ओके। और उसकी उसकी कितनी आ रही? 0.381। ओके, तो दूसरे की आप कह रहे हो 0.381, 0.381। ओके। अब आप देख रहे हो कि जो डाटा इसने दे रखा है 1SF के अंदर दिए हुए, तो बाकी भी आप 1SF के अंदर लिखो। से हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 0.4। समझ गया? चलो आगे आ जाओ। Calculate the density of the cylinder. Give your answer to three significant figures. ओके। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला उसने बता रखा है। ओके, तो रो इज इक्वल्स टू 4m ओवर क्या है भाई, पाई डी स्क्वायर एल, पाई डी स्क्वायर एल। अच्छा, ये तुम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला ये समझ में तो आ रहा है ना? ये कहाँ से निकला होगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से निकला है। और फिर वॉल्यूम के अंदर उसने कुछ ना कुछ जो है ना वो किया हुआ है। तो ये थ्री भी कहीं आना चाहिए, थ्री उन्होंने गायब किया हुआ है। 4/3 पाई, मतलब कोई सिलेंडर विलेंडर कुछ है ना? हाँ सिलेंडर है। अच्छा जी, ओके। तो अच्छा ओके। तो अब आप जो है वो वैल्यूज ले लो, सही है। तो मेजरमेंट डी आपके पास 26.2 है। तो अबे डी कहाँ गया? डी स्क्वायर एल है ना? ओके, तो डी स्क्वायर एल सही है। तो 4 मास आपको कितना दे रखा है? 247। 247। देखो आंसर केजीज मीटर पर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, सो एक्सपोनेंट -3 लगा दो, सही है, ताकि ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, राइट। पाई डायमीटर आपको दिया हुआ है 26.2 मिलीमीटर के अंदर है, सही है। तो 26.2 एक्सपोनेंट -3, सही है। और इसका स्क्वायर, और आपके पास जो है वो एल आपको दिया हुआ है 162 मिलीमीटर के अंदर, 162 मिलीमीटर के अंदर एक्सपोनेंट -3, सही है। और ओके, जरा देखो कितना बनता है।
74.37. 74.37, so 74। आगे आ जाओ। Calculate the percentage uncertainty in the density. हाँ, ऐड कर लेंगे। इक्वेशन क्या बनाओगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी is equals to percentage uncertainty in mass plus percentage uncertainty in diameter. So yeah, two times कर लो इसको। So yeah, plus the percentage uncertainty in L, right? तो मास के अंदर हमारे पास थी 0.4, 0.6, 0.4। ओके, तो मास के अंदर 0.4 थी, सही है। और इसके अंदर टू टाइम्स 0.381 थी, सही, डायमीटर के अंदर। और इसके अंदर थी 0.617, सही है। सो प्लस 0.617, सही है। जरा निकाल लो कितनी बनती है। 1.8। 1.8, परफेक्ट, सही है। अच्छा, इसके आंसर भी चेक करते रहते हैं। परफेक्ट हो गया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने कर ली है, ओके। एंड डेंसिटी 2.8, वो 2.83 आ रही है डेंसिटी यार, ब्रो। 2.83 आ रही है बच्चे। क्या किया, कोई गलती, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाया? मुझे लग रहा है स्क्वायर नहीं लगाया होगा आपने शायद। फिर डी का स्क्वायर नहीं लगा। हम्म, करो सही करो। फिर 2828 आ रही है अब। हाँ, ओके। 28, 28, 2828। जी सर। अबे तो क्या कर रहा है अबे? एक मिनट, इस तुम्हारे से आंसर चेक कर। ओके ओके, सही। 2828 यानी 2.83, सही। अच्छा, 3SF के अंदर देना है, तो 2.83 एक्सपोनेंशियल 3। समझ गया? जी सर। हो गया, आगे आ जाओ। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन सारों ने करना है, सही है। तो जरा इसको जल्दी से सबने रीड करना है, सही है। मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे से नहीं करवा रहा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे आके तुम लोग शायद वो कंफ्यूज हो गए। तो तुम लोग सबने रीड करना है, सही है। और इसको सबने सॉल्व करना है, सही है। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ तुम लोग के सामने, फिर उसके बाद सबने सॉल्व करना है, सही है। और उसके स्क्रीनशॉट भेजना है, सही है। तो तुम्हें कह रहा है कि a ball on a horizontal ground is kicked toward a vertical wall. Figure 2.1 show the path of the ball. The ball has an initial velocity u at an angle theta, angle of 38 to the ground. The ball travel a horizontal distance of 9 meter before striking a wall at a height h above the ground. The horizontal component u h of the initial velocity is this much. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तुम्हें पता चल गया कि काइनेमेटिक्स तुम इस्तेमाल करोगे। शो दैट दिस इज दिस, ओके। तो जरा जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स निकालो और अपने पेंसिल वेंसिल निकालो, जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे पिक्चर खींच के भेजो, क्विक। तो ये तुमसे कह रहा है कि शो दैट के अंदर तुमने मेक श्योर करना है कि सारी वर्किंग तुम शो करो, सही है। द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द वॉल, इतना टाइम लग रहा है, सही है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट होगा, सही है। सो वो तुम्हारे पास उसने स्पीड भी दी हुई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सो v इज इक्वल टू d/t तुमने ले लिया। ये फॉर्मूला अब जरा शो करना है, राइट। ये फॉर्मूला अगर नहीं शो करोगे तो फंस जाओगे, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने उसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू आपने रखी 9.5, सही है, इनटू टाइम आपने अच्छा, डिस्टेंस आपने रखा 9 डिवाइड बाई 9.5 आपने किया, तो आपके पास टाइम आ गया 0.95। चलो ओके, आगे चलो। अगला क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने? जरा मुझे बताना प्लीज। तो वैसे तुमसे कह रहे थे वर्टिकल कंपोनेंट, तो अच्छा, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट v ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो तुम्हें पता है कि ये हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग ने, एक मिनट मुझे जरा देखने दो कि तुम लोग क्या कर दो। अगला ने 6.9 निकाला, और राबिया ने 7.4 निकाला, और बईरा ने भी 7.4 निकाला। अगला क्या कर रहा है? 6.9।
कैसे आ रहा है भाई? अच्छा, देखो ना, आपको ये वाला कंपोनेंट निकालने, तो इसका मतलब है, अच्छा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब है u साइन 38 तुम्हारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है, राइट? लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की एंगल कोई गलत चीज ले नहीं लिया। है ना? एंगल गलत है। 35 लेनी है, 38 लेना है। अच्छा ओके, तो तुम्हारे पास ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू है, सही है, और तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं दी हुई तुम। अच्छा, बरीरा ने टेन थीटा लगाया, तुम साइन थीटा से कर रहे हो, राबिया भी साइन थीटा से, बरिया भी ये राबिया भी टेन थीटा से करिए, ब्रो टेन थीटा से होगा, साइन थीटा से थोड़ी होगा। देखो ये सीन है ना, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी यू है, राइट, इस डायरेक्शन में, सही है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सही है, एंड दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी, राइट? तो 38, सही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 9.5, वर्टिकल वेलोसिटी इज अननोन, सही है। तो तुम tan थीटा लगा दोगे स्ट्रेट अवे, राइट? समझ रहे हो अब्दुल्ला, समझ रहे हो? साइन थीटा से करेगा गलत होगा। जी तो सर। tan 38, सही है, सो tan 38 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस ओवर 9.5, सही है। तो तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास आ गया 7.4, राइट? क्लियर हो गया? 7.4 आ रहा है, ओके ओके ओके। हाँ सही, परफेक्ट। आगे आगे चलो बच्चों, डिटरमिन द हाइट, डिटरमिन द हाइट। जरा देखो, तुम लोग को आता है, पल्ले पढ़ रहे, हाइट हाइट निकल निकल आ रही है। देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो एस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, सही, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई ना? Shortest distance, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, two सही points. हो गया। अब देखो, ये इक्वेशन पहली चीज है, ये वर्टिकल के लिए, राइट? सही। सो ये इक्वेशन वर्टिकल के लिए, वर्टिकल, सही है, वर्टिकल के लिए, तो इसका मतलब है वर्टिकल में यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ है। क्लियर वो? जी. सही हो गया, ओके परफेक्ट है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी आपने रख दी 7.4, सही है। टोटल टाइम आपके पास है 0.95, सही है, एंड प्लस 1/2 इंटू -9.81 इंटू 0.95, खत्म। समझती है कि नहीं समझती है? एंड दैट वुड बी 0.26, राइट? यस, गेटिंग? नॉट गेटिंग? Okay. नहीं समझी, बोलो कि क्या नहीं, मतलब यहाँ है। पर हाँ देखो, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं चाहिए थी ना। हाँ सही है. ओके. नहीं, पक्का बताओ। या पक्का पक्का. पक्का, ओके सही। अच्छा, जिस तरीके से आप कर रही हो, अगर हम उस वो तरीके थोड़ा से लंबा है. लंबा है, लेकिन ब्रो आंसर तो सही आना चाहिए था, आपका आंसर क्यों नहीं सही आ रहा? या नो, द प्रॉब्लम इज मैंने गलती की है ना. ओके, अच्छा, मेथड तो टाइम, सही थी, मेरी गलती अपनी है. ओके, टाइम जो है वो आपने वो किया हुआ है, ओके सही सही सही, फाइन फाइन फाइन। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, जरा ये देख लो। तुमसे कह रहे थे स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल इज लेस देन इट्स स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉल, आई। द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, मतलब रिबाउंड होने के बाद और रिबाउंड होने से पहले वाली स्पीड वो अलग अलग है। स्टेट व्हाट दिस इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द कोलिजन ऑफ द बॉल विद द बॉल, सही है। इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, क्या होगा? तुम लोग के ख्याल में क्या In होना the चाहिए? last. इन इलास्टिक होगा, परफेक्ट, सही है। सो हमने कहा कि भाई कोलिजन इज इन इलास्टिक, सही। सो दिस इज डन। इतना बड़ा बम्बू बना दे इन्होंने, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा मुश्किल लग रहा है मुझे। आ जाओ, ये क्वेश्चन भैया से करवाते हैं, देखते हैं भैया कितनी चीटा हुई। भैया जरा आओ, रीड करो प्लीज। State the conditions for a system to be in equilibrium. The no resultant force and no resultant moment. ओके, सो नो रिजल्टेंट फोर्स एंड नो
resultant moment about a point. चलिए भाई आगे चलिए. The figure shows an airship in flight. The airship is propelled by identical fans that can be angled to control the motion of the airship. The thrust is 93,000 newtons. The density is 1.2 kilogram per meter cube. Calculate the volume of air displaced by the ship. Hmm. अच्छा, तो air displaced by the ship is same as वो जो होती है, क्या होती है, नाम क्या होता है? क्या होती है? मेरे को क्या पता, तुम्हारी है कोई? अच्छा. Mass of the वो airship, आई. right? अच्छा अच्छा बताओ यार, कैसी कैसी बातें कर रही हो? नहीं, volume mass of water देखो नहीं, उसने कहा ना, कैलकुलेट calculate द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय द वॉरशिप, बाय द एयरशिप, राइट? सो मतलब वो airship की अपनी volume होनी चाहिए. हाँ, तो एयरशिप की अपनी वॉल्यूम कैसे निकालोगी? तो अब thrust दिया हुआ है, density दी हुई है, अब thrust is equal to rho gv. So yeah, we will use that formula. ओके. सो So अब 93,000 is equal to 1.2 into g into v. So then we'll do that. कितना मिला ब्रो? 7,900. 7900, लेट्स सी. ओके परफेक्ट. अच्छा जी, सही हो, तुमने सही किया था. चलो आगे आ जाओ. When fully loaded, the weight of the airship is greater than the upthrust. To maintain horizontal flight, the fans provide a total vertical force of this much on the airship. करीब आ जाओ यार, कहाँ Calculate जा रही हो? the weight of the airship is greater than the upthrust. ठीक है? हम्म. तो fans provide a vertical force of 3 upwards. Calculate the mass of the airship. तो जो है upthrust plus this vertical force upwards should equal to the weight of the airship. तो फिर हम weight से mass निकाल लेंगे. अच्छा, वाई शुड इक्वल टू वाई नॉट एम ए? Hmm? Y should equal to that, like the thrust is equals to what the upward force is equals to downward forces, and why not ma? What do you mean? मतलब आप ये कह रहे हो ना कि अप थ्रस्ट प्लस दिस फोर्स, राइट, व्हाटएवर, लेट्स से F, सही है, इज इक्वल्स टू वेट, राइट? आप ये कह रहे हो. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ओके, सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम सिनेरियो ना. हाँ, equilibrium. आपने आपने कैसे पिक किया इसको, ये इक्विलिब्रियम है, एंड व्हाई नॉट दिस इज द ma वाला थिंग, लाइक Wasn't it द written up? न्यूटन. ऊपर लिखा नहीं था? सॉरी. ऊपर लिखा हुआ नहीं था इक्विलिब्रियम में. नहीं तो वो तो ऊपर ऊपर था ना, यहाँ पे तो चेंज हो गई ना, उसे बंदे बिठा दिए, सही, अब थ्रस्ट कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया, नहीं? Right. तो फिर Okay, so when fully loaded, the weight is greater than the upthrust. हम्म So, फिर क्या करें? isn't it the same thing? Because वाई. to balance out the weight, they added another force upwards. ओके बट लाइक ओके. अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि वो बैलेंस कर रही है एग्जैक्टली बैलेंस, क्योंकि जाहिर बात है, जरूरी नहीं है कि बैलेंस हो रहा हो. अच्छा, हाँ, ये नहीं पता चल रहा है. है. तो So, इस तो फिर ये लगाए, ये लगाए. but where are we gonna get acceleration? है. अबे कद्दू, यही लगेगा. तो मतलब क्या है ये मेरे साथ क्यों ओ, करते हैं? इसी में तो मजा है ब्रो. देखो ना, उसे बोल तो रखे टू नहीं. मेंटेन द हॉरिजॉन्टल फ्लाइट. टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल फ्लाइट का मतलब इक्विलिब्रियम, नहीं? हाँ, तो बस एक ही जगह आगे जा रहा है, वो क्या कर रहा है और? तो आपको ये पता होना चाहिए ना, कहाँ से पकड़ रहे हो आप, नहीं? वो तो मुझे तो पता है, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे कोई नहीं पता था आपको, आपने ये बोला ही नहीं कि टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल फ्लाइट की वजह से हम ये लगा रहे हैं, राइट? हो. अच्छा. सही है ना. देखो ऊपर वाले सिनेरियो, मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि आप इक्विलिब्रियम किस वजह से लगा रही हो, राइट? तो आपके पास वजह नहीं थी, तो आप यहाँ से चूक के यहाँ पे आ गई. समझती हो? Okay, ओके, सो अब fine. थ्रस्ट प्लस
F इज इक्वल्स टू वेट, राइट, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज हमने उसकी हॉरिजॉन्टल फ्लाइट मेंटेन रखी है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भले एक्सेलरेशन हो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। सही। अच्छा जी, अब तक उसने दे रखा है हमें 93, और हमें फोर्स हमें दे रखी है उसने 3 एक्सपोनेंट 3। कितना बनेगा ये? 96 बन जाएगा। जी। और ये हमारे ओके, पास है उसे हम वेट। अच्छा, वेट को हम कह रहे थे एम जी ना, सो एम डिवाइडेड बाय 9.81। so we're getting 9,786 ब्रो so कहाँ बेटा, करीब आ जाना यार प्लीज। 9800 आ रहा है। 9800, परफेक्ट। क्या हो गया, घर में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। किसको देखने जा रही हो बार बार? हम्म। किसको देखने जा रही हो बार बार? नहीं, आओ। कहीं नहीं है, जस्ट है। मूविंग अराउंड। नो। अच्छा। अच्छा, कुछ और चल रहा है बेटा। खैर खैर खैर, आगे चलो, आवाज से बच चल रहा है आपकी, सारी झूठ बोल रही हो होशियार। अच्छा खैर, आगे अच्छा। चलो। At a certain time, the airship in B is stationary. The thrust force exerted by a fan on the airship is 2800 newtons. Thrust force exerted by a fan on the airship. Okay. Airship stationary. ठीक है. To produce this force, a mass of 64 kg of air is propelled through the blades of the fan in a time of 0.5. Okay. Assume that this air is initially stationary at the entrance to the fan. अच्छा, तो ये momentum का हो गया. एक The बार मुझे change in बताओ। momentum. एक बार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार मुझे बताओ कि ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं? Wait, can I see it again? The sentence. मैंने ये बोला कि मतलब ये जो इन्होंने ये जो पूरी कहानी लिखी है, ये पूरी कहानी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर के लिए लिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए लिख रहा है? आपको क्या क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? The airship is stationary. हाँ हाँ। The, the, the thrust force exerted by fan on the airship is what? One व्हाट? sec. तो मतलब उस एयरशिप को स्टेशनरी रखने के लिए हम्म। तो ये वर्टिकल हो गया ना, है। लाइक इट्स नॉट अबे मूविंग अपवर्ड्स. सो अबे ब्रो, पंखे उसने हॉरिजॉन्टल लगाए, वर्टिकल कैसे हो जाएगा? अच्छा, पंखे पंखे, ओह राइट, पंखे देखो इधर लगे हैं. वो यूं हवा फेंकेगा ना, सही है। वो ओके, आई यूं वाज हवा फेंक, इमेजिनिंग पंखे नीचे. ऐसे, या पंखे ऊपर। हेलीकॉप्टर थोड़ी है यार। हाँ, मैं imagine कर रही थी. ओके। बहुत बुरी इमेजिनेशन है यार, कसम से। अच्छा ओके, यार, आगे जब आगे। पेपर सामने होगा, डायग्राम हाँ, सामने होगा ना, जब सही चलेगा, जब सही चलो हो देखो, जाएगा. मैं कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने समझनी है। देखो ये वाले हम्म. पेपर्स हैं, मुश्किल हैं, सही है ना। पर 23 या का या मई जून में मुश्किल था, ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही है। या इट्स वैसे। क्वाइट हार्ड, मैं भी कर रही हम्म। थी, काफी मुश्किल गुड, चलो। है. Anyways, at a certain time, the airship is stationary. Fine. अल्लाह अकबर। हम्म। क्या करें, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? So they're talking about horizontal stuff going on here. This is force a mass of 64. Okay. The change force into time. So फोर्स इनटू in a time टाइम, of ओके। 0.5 seconds. सो In a फोर्स time of इनटू, 0.5 seconds. गुड। सो फोर्स अब आप इन्होंने दे रखी है कि 2800, एंड टाइम इन्होंने दे रखा है 0.50, ऐसे ही ना? So you 1400 is under. 1400, गुड। चलिए आगे आ जाइए। Okay. Of the air as it leaves the fan. Speed. हमारे पास change in momentum है, हमारे पास mass भी है. So we can find speed using momentum का formula mv. ओके, सिर्फ एम वी? नहीं नहीं, mv minus u. एम वी माइनस यू, ओके। और मास उसने दे रखा है और 64 kgs। बोलिए। initially state. ओके, सो ये जीरो हो जाएगा, एंड चेंज इन मोमेंटम हमने Yeah. निकाल लिया 14, दिस, राइट। सो अगर हम इसको डिवाइड, 1400. अगर हम इसको डिवाइड कर दें। 1400 divided by 64 is 21.9. So 22. नहीं भाई, सुधरना ही नहीं है तुम्हें। 22। अच्छा जी, ओके, आगे आ जाओ। अबे एक मिनट रुको जरा, मुझे So वेट वेट वेट, ये हमने सही निकाला है
रिजल्टेंट फोर्स है, ये फॉर्मूले का देख लो, 1 नंबर दे रहा है, सही है। और एक ही नंबर दे रहा है उसका फॉर्मूले का, बाकी आपने ये 98 उसका बिल्कुल सही हमने किया है, सही है, और ये हमने कह दिया सही है। चलो परफेक्ट, 22 भी हमारा आ रहा है। ओके, आगे आ जाइए। The total kinetic energy of this air due to its movement through the fan. हम्म। So, yeah, half mv square ke. 12 mv² सही है जनाब। सो हाफ इंटू 68 इंटू 64, 64 नहीं था? है, सॉरी, सो 64। ओके, निकाल दो। You have 64 into square is 15 4. So 68, no, 1500. 1500 Yeah, है, 150. 15,000, sorry. एक और जीरो होना 1,000. चाहिए, स्क्वायर करें, गुड। अच्छा जी, परफेक्ट हो गया। 15 Realistically, अगर आपने मुझे इतना कंफ्यूज नहीं किया होता, I could have gotten full in this question. है। अबे लेकिन लेकिन पता होना चाहिए ना यार, ये हाँ जी, कंफ्यूज सब शायद हो जाता, अब मतलब हाँ लाइक तो मैंने अब सही किया ना, कर देती उसको क्या अगर पता आप, एग्जाम नहीं अगर आप पेपर में मुझे कर रही पता होती ना क्या तो नहीं पता। शायद आप कंफ्यूज कर देती शायद। क्योंकि ना एग्जाम में होता है ना, बंदा अच्छा, ज्यादा सोच रहा होता है, बंदा ज्यादा सोच रहा होता है कि उसको लग रहा होता है कि अच्छा ओके कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो इससे वो ज्यादा सोच रहा होता है एक्स्ट्रा ना, तो इसलिए आपको ये चीज बिल्कुल, अब यहाँ पे आप चूंकि कंफ्यूज थी, जब आप ये सोचती कि भाई ये इसके अंदर दो सिनेरियो अगर आपके जहन में उस वक्त पिक हो जाता, तो आप मे बी इसको छोड़ के ये लगाती, राइट, मे बी। सही, ज्यादा चांसेस आपके इसके थे, राइट, और उसमें फिर आप गलत करती, राइट। सो alright. अच्छा ओके जनाब, आ जाओ भाई। अच्छा जी, ये आ गया फोर्स एक्सटेंशन। फोर्स एक्सटेंशन कौन, राबिया से करवा लेते हैं, राबिया वीक लग रही थी, राबिया आ जाओ जरा प्लीज। Figure 4.1 shows the relation with extension of the tensile force so two wires G and H made from the same material. The ओके, elastic limit has been exceeded for G or H. अच्छा, 1 मिनट, मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा? Gradient हम्म। gradient spin constant बताएगा और ओके। area elastic potential energy. हैवी यार, वेरी गुड, आगे आ जाओ। अरे लो, ग्रेडियंट आपको पता चल गया कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे चलिए। Explain why the area under the line represents the elastic potential energy of the wire. एक्सप्लेन वाई लो, क्या एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि ऐसा होता है। यस, क्या कोई आ रही है ज़हन में? So if time x force times distance work done बताते हैं. हम्म, तो फिर and work done to stretch something is what Work we call the done. elastic potential energy है। तो हम ये कह रहे थे कि एरिया under the graph is product of force and displacement that represent the work done, सही। एंड देन हमने कहा कि भाई वर्क डन टू stretch the object will be save as um, elastic potential energy। समझ गई? अच्छा, देख लेते हैं ये क्या लिखे हैं। जी सर. इसमें कांस्टेंट एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट, हाँ सही लिख रहे हैं, सही सही सही, हम भी ऐसे ही लिख रहे हैं। आगे आ जाओ भाई।
यस, रीड करोगी? Wires G and H are joined together end to end to form a composite wire of negligible weight. The composite wires hangs vertically from a ridge support. सही है जनाब, ये इन्होंने दिखा दिया हुआ है। A block of weight of 2 newtons is attached to the end of the wires shown in figure 4.2. Use figure 4.1 to determine the extension Xg of wire G. ओके, 2 न्यूटन का वेट लगा है। अच्छा मुझे बताओ, सीरीज के अंदर जब हम स्प्रिंग सीरीज के अंदर लगाते हैं तो एक्सटेंशन के साथ क्या होता है? और यानी एक्सटेंशन ऐड होती है, रेसिप्रोकल इनवर्स होती है, ये सेम रहती है? और स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या होता है? और फोर्स के साथ क्या होता है? यस, जहन में है? Um, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। extension to plus होती है, सॉरी, क्या होती है? दोबारा बोलो, आवाज समझ नहीं आई। add होती है, ऐड होती है, ओके। एंड दूसरी क्या चीज़ है? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? reciprocal होगा, गुड। सो वो आपने कहा कि भाई 1/k टोटल इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ओके। एंड व्हाट अबाउट द फोर्स? यस। spring constant और extension multiply करके नहीं नहीं, मतलब होगी क्या? मतलब ये स्प्रिंग के अंदर डिफरेंट होगी या सेम होगी, क्या होगी? यानी डिवाइड होगी या सेम होगी? सेम होगी, सेम होगी, गुड। सही हो गया। सो अगर अगर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो उसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होता, स्प्रिंग एक्सटेंशन सेम रहती और फोर्स जो है वो डिवाइड होती, राइट? गुड, वेरी गुड। अब दोबारा से रीड करो। यूज द फिगर 4.1 टू डिटरमिन द एक्सटेंशन एक्स जी ऑफ द वायर जी। दो 2 न्यूटन का वेट लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 न्यूटन यहाँ पे भी होगा, 2 न्यूटन यहाँ पे भी होगा, सही है। सो दोनों की एक्सटेंशन हमने निकाल ली है। सो 2 न्यूटन पे खींच देते हैं लाइन, 2 न्यूटन पे हम खींच देते हैं लाइन, ये टच कर रहा है इधर और ये टच कर रहा है इधर, सही है। सो एच की आ रही है 0.29 और जी की आ रही है 0.39, सही। सो जी की आ रही है 0.39 और एच की आ रही है 0.29, सही हो गया। ये जो क्लियर हो रहा है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। no चल, sir करने आ से नहीं है। परफेक्ट, आगे आ जाओ। Calculate the total elastic potential energy of the composite wire due to the weight of the block. टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। क्या करेंगे, कोई आइडिया? Um, area into the graph is given. है ना? और लेकिन वो कह रहा है टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल किस तरह से निकलेगा? कि हमने बेसिकली इसका एरिया अलग से लेना होगा, है ना? ऐसे ही सोचो ना, ये पूरा एरिया अलग से आएगा, सही है। और इसकी जो भी टोटल इसका जो भी पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो, सही है। और फिर उसके बाद जो है जो दूसरा वाला एरिया है वो आप फिर अलग से लोगे, राइट? लाइक ये वाला Yes. एरिया, ये वाला। अबे यार, ये नहीं करना है, ये वाला एरिया, सही है। इसको इसको प्लीज ध्यान में रखना। और वो ये लाइन की वजह से ना ये कंफ्यूज हो जाएगा, सही है। सो ये आपके पास ये एरिया आ जाएगा एंड सो ऑन, ये येलो वाला एरिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, सही है। यानी ये वाला, ये येलो वाला एरिया इसके अंदर पूरा इंक्लूडेड होना चाहिए, राइट? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, आज जी उधर सर। निकाल लेते हैं कि भाई कितना बन रहा है। सो हमने कहा कि भाई, अच्छा इन्होंने कहा भाई कि हमारे पास टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इन एक्स, इन सॉरी इन जी, या एच पहले है, इन एच प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन जी, राइट? एंड दिस विल गिव यू द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल, सही है। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमने जो है
सो एच के अंदर जो आ रही है वो 1/2 इंटू फोर्स आ रही है 2 न्यूटन की, दोनों में सेम है, और इसके अंदर है 2.9 की लेंथ, सही है। सो 1/2 इंटू फोर्स आपके पास है 2 न्यूटन की, सही है। अच्छा एक्सिस ये इसका प्लीज ध्यान रखना, मिलीमीटर का, सही है। और एच हमारे पास आ रहा है 0.29 एक्सपोनेंट -3, राइट, प्लस 1/2 इंटू 2 न्यूटन, सही है, इंटू 0.39 एक्सपोनेंट -3, राइट। जरा निकाल दो कितना बनता है। जनाब 6.8 exponent -4. हम्म एक्सपोनेंट -4, लेट्स सी, परफेक्ट आ रहा है। एक नंबर वो फॉर्मूले का दे रहे हैं, सही है, और एक नंबर जो है वो उसका दे रहे हैं, ओके। अच्छा सर हाँ बोलिए बोलिए। सर हम सिंपली इसे ऐड नहीं कर सकते, तो 1/2 टाइम्स 2 0.29 प्लस 0.39। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना उसका, क्या ऐड क्यों करो। अच्छा अब देखो, अब इसके अंदर अगर मार्किंग चेक करो शायद हमें एक नंबर भी ना मिले। देखो उसने कहा कि अगर तुम इनमें से कोई भी काम कर रहे हो तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा। ये तो फॉर्मूला लिखो, ये तो फिर बताओ, ये तो फिर एरिया अंडर, ये इन तीनों में से मेंशन करो। अब हमने इन तीनों काम में से कोई एक नंबर भी नहीं लिया है, सही है। सो कैलकुलेशन का मार्क हमें नहीं मिला, तो जहाँ आंसर निकलेगा हमें उसका भी नंबर नहीं मिलेगा, सही है। सो यहाँ पे हम अपनी गलती सही कर लेते हैं, और हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे हमने सिर्फ एक जनरल इक्वेशन बनाई है, और इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो आप लिख दो, सही, 1/2 इंटू एफ एक्स, सही, इंटू एफ एक्स, राइट, ये आप कह दो तो अब आप सेफ साइड पे रह जाओगे, राइट। अगर ये पूरा काम किया उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा, सही है। तो ओके चलो, सही ना, क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका, राबिया। The original length of wire G is L and the original length of wire H is 1.5 L. Calculate the ratio. क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा जी, क्या रिलेशन होता है लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया का। यस, कोई ऐसा रिलेशन आ रहा है आपके जहन में, राबिया। So young modulus use कर सकते हैं? यंग मॉडुलस, Yes. हाँ यंग मॉडल्स, लेकिन यंग मॉडल्स लाओगी कहाँ से, मतलब यंग मॉडल्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों वायर तो अलग अलग है, दोनों के यंग मॉडल्स अलग अलग होने चाहिए, नहीं। जी. हम्म, उसके अलावा फिर, उसके अलावा आ रहा है कुछ जहन, और कुछ जहन में आ रहा है। अगर हम स्ट्रेस इस्तेमाल करें, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड अगर हम ये कहें कि हम्म फिर bit length TDS था. ओके, ये तो फंस रहे हैं। अच्छा एक्सटेंशन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेंथ उसने दी हुई है। अगर हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करें दोनों ग्राफ का, तो अच्छा इसमें रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा इसका यार। अच्छा आप कह रहे हो कि यंग मॉडल इस्तेमाल करें, अगर हम यंग मॉडल से करें, सो एफ एल अपॉन ए ई, सही है, ए ई, सही है, ये आएगा। फोर्स दोनों के अंदर सेम है, एल का उसने वो दिया हुआ है, ए हमें सब्जेक्ट बनाना है, एक्सटेंशन ग्राफ से पकड़ लेंगे। यंग मॉडल्स कहाँ से आएंगे। यंग मॉडल्स की जुगाड़ हम अगर करें, अच्छा दोनों सेम मटेरियल्स के हैं क्या, अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। जी सर सेम मटेरियल के. अरे लो, फिर तो हो गया, फटा खत्म हो गया। तो ये सेम मटेरियल आ गया तो ये मॉडल सेम हो जाएगा, ओके। सो ये तो फिर सही है। अच्छा जनाब, ओके,
तो अब अगर जो है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन थी, सही है। सो अब हम जो है ए को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो हमारे पास जो जनरल फार्मूला बन गया एफ एल अपॉन बड़ा वाला ई और छोटा वाला ई, सही है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जी डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एच, सही है। एफ एल ओवर बड़ा वाला ई छोटा वाला ई एंड एफ एल ओवर बड़ा वाला ई एंड छोटा वाला ई, सही है। सो एफ से एफ तो इस थीटा पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फोर्स सेम है, राइट। एंड एल आपके पास जो है एक आप रख लोगे, जी के अंदर आप एल ही रहने दोगे, सही है। और यहाँ पे आप ले लोगे 1.5 एल, 1.5 एल, सही है, 1.5 एल, सही हो गया। सो यहाँ पे भी आपके पास एल से एल कैंसिल हो गया, सही है। सेम मटेरियल है, ये मॉडुलस कैंसिल हो गया, सही। एक्सटेंशन दोनों की हम ले लेते हैं, सही है। सो एक की एक्सटेंशन आ रही थी 0.29, जी की आ रही 0.38, 0.3839 एक्सपोनेंट -3, और इसकी आ रही है 0.29 एक्सपोनेंट -3, राइट। जरा निकालो कितना बनता है। यस, एनीथिंग? जी सर, 1 second. 0.5. 0 0.5, 0.50, ओके, चेक कर लेते हैं। अरे भैया बेहतरीन हो गया। 0.50 आपने करना होगा, सही है ना? ओके, परफेक्ट। इंटरफेरेंस वाले में कोई है भी? ट्रेन की स्पीड इसने दे रखी है, अरे भैया ये तो हैवी हैवी क्वेश्चन दे रहा है। तबाही चीज दे दी है इसने आगे। ओके, आ जाओ। इंटरफेरेंस वाला कोई करना है? अब्दुल्ला कर रहा है इंटरफेरेंस? अब्दुल्ला आ जा, कर ले भाई। Okay, sir. Two point sources A and B produce coherent EM waves. The waves from A and B are emitted in phase and have wavelength of lambda as shown. The lines on figure 5.1 represent wavefronts. All the points on a wavefront are in phase. On figure 5.1, mark with a cross the position of the interference maximum. हम्म क्या जहाँ पे पोजीशन होगी? क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं. है, जमा रख ले बेटा अपने एक। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस मैक्सिमम मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम कहाँ पे होता है? यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं. क्रेस्ट और नहीं, ट्रफ मतलब? क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलते हैं. क्रेस्ट और हाँ, क्रेस्ट मिलते हैं. या फिर ट्रफ और ट्रफ, सही है। ट्रफ और ट्रफ में भी वो नीचे वाले से मैक्सिमम आएगा, क्रेस्ट और क्रेस्ट से ऊपर वाला आएगा, ओके। सो यहाँ पे कैसे पॉइंट लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाना भी एक अलग कहानी है। तो कैसे पॉइंट लगाओगे? तो जहाँ पे दोनों वेव फ्रंट्स मतलब इंटरसेक्ट कोइंसाइड कर करें, रहे हैं वहां पे लगा देंगे. ओके। जी. ये पॉइंट हो सकता है, 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 सही है। एंड ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट एंड सो ऑन, सही है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका भी क्रस्ट आ रहा है और यहाँ पे इसका भी क्रस्ट आ रहा है, सही है, दोनों के क्रस्ट आ रहे हैं। अच्छा जनाब, अभी मिनिमम में आप फंस जाओगे, सही है। आओ जरा देखो, ये भी पॉइंट हो सकता है। मिनिमम देखो जरा, मिनिमम कहाँ बनाओगे? मिनिमम जहाँ पे गैप है और लाइन है. है, जहाँ पे गैप है और लाइन है, यानी अम, क्या इस जगह पे या इस जगह पे? फिर जो क्रॉस बनाया उधर. गुड, सही है। क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है वहां पे बेसिकली दोनों के ट्रफ हैं, तो वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मैक्सिमम बन रहा है, राइट। नीचे वाली साइड पे मैक्सिमम बन रहा है, राइट। और जहाँ पे एक लाइन है और एक दूसरी लाइन का गैप है, तो वहां पे इसका मतलब एक का क्रस्ट आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है। परफेक्ट, बेहतरीन यार, बच गया यार, ये तो अच्छी है भाई। अच्छा ओके, चलो गुड, आगे आ जाओ। The waves in air have a wavelength of 2.9 into 10 power minus 5. An interference pattern is detected along a line parallel to AB and at a perpendicular distance of 140 meters from AB.
Okay, the spacing between the adjacent interference maxima is 1.2 cm. Calculate the separation A of the sources A and B. हम्म Lambda is equal to AX over D. लैम्डा, अबे एक फॉर्म में याद होगा ना। अच्छा ओके, लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी, ऐसे याद रखा हुआ है। सही है जनाब, लैम्डा आप ले रहे हो 2.9 एक्सपोनेंट 5 नेगेटिव में, सही है। ओके एंड दूसरी क्या चीज़ है? um, the interference pattern detected AB and its perpendicular distance from AB. ओके सो स्क्रीन का डिस्टेंस D क्या है? अगला D क्या है? So D 140 है. पकड़ाई में आ रहा है ना? ये तुक्का लगा है, सच बताइए। सर मुझे तो कर लगा. है, देख लो भाई, ये सच है ना? तो उसने कहा कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड अलोंग द लाइन ए बी, सो दिस इज ए बी, सही है। and and at a distance at a perpendicular distance of 140 from AB, सही है। so 140 from AB का perpendicular distance आ रहा है, सही हो गया। एंड ओके आगे चलिए भाई, स्पेसिंग दी हुई है, ए निकल आएगा 1.2 एक्सपोनेंट -3, बल्कि -2। कितना आता है भाई? 0.338. 0.338, तो 0.34, सही हो गया। 0 पॉइंट, परफेक्ट आ रहा है। आगे आ जाओ। State the principal region of the EM spectrum to which the waves belong. वेवलेंथ चेक करो। तो वो wavelength क्या है? -5 है. हम्म -5 आता है इंफ्रारेड पे. है इंफ्रारेड, सही। देखो विजिबल, विजिबल से याद रखो ना, विजिबल एंड होता है 7 एक्सपोनेंट -7 पे, सही है। और उससे आगे मतलब उससे जो छोटी वेवलेंथ होती है, यानी अगला जो होगा फिर 1 एक्सपोनेंट -6 एंड 1 एक्सपोनेंट -5 एंड सो ऑन। तो रेड पे विजिबल स्पेक्ट्रम खत्म होता है, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, सही। और उसके जो ब्लू जो एंड स्टार्टिंग होती है वो 3 एक्सपोनेंट -7 पे होता है, सही है। जो कि अल्ट्रा वायलेट होता है, उससे पहले जाओगे तो अल्ट्रा वायलेट आ जाएगा, सही। सो खैर, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, हम्म ये क्वेश्चन करवा लेते हैं। ये कौन करेगा? राबिया आप करोगी या भैया? बल्कि एक काम करो, ये है वेव का क्वेश्चन, वेव राबिया करेगी। राबिया आ जाओ, राबिया। A train travels at constant speed along a straight horizontal track towards an observer standing adjacent to the track as shown in figure 6.1. The train sounds its horn continuously as it approaches the observer. The horn emits a sound of constant frequency 251 Hz. The frequency of sound heard by the observer is 291 Hz. The speed of sound in air is 340 meters per second. Calculate the speed of the train. ओके, क्या लगेगा इसके अंदर? यस राबिया, जी सर। क्या लगाओगी? जी कहाँ रह गई? जी क्या हो गया, भूल गई क्या फॉर्मूला क्या? याद नहीं आ रहा। किस चीज़ का फॉर्मूला? ब्रो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं आ रहा याद। डॉपलर्स इफेक्ट, ये पता चल रहा है कि डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये भी नहीं समझ में आ रहा।
देखो ना वो अप्रोच कर रहे हैं, हॉर्न हॉर्न आ रहा नहीं है तो सर, इसका बस मैं मतलब चाह रहा ओके। सो यहाँ पे आ गया वी ओवर अप्रोचिंग है, सो वी माइनस वी वेलोसिटी ऑफ सोर्स टाइम्स एफ, राइट? क्लियर हो गया? So जी। the transmitted frequency this much. The frequency of the sound heard by the observer is 291 divided by 251. So ये मैंने f को वहाँ divide कर दिया है. The frequency of the sound in the air is 340, right? Divided by 340 minus v. सही. जरा सॉल्व करो जल्दी से और जरा निकाल के दो. कितना बना? आया कुछ? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो. 46.7। 46.76, 46.776, so 47 ले लेते हैं. 47 देख लेते हैं कि सही निकला. गलत हुआ. 47 परफेक्ट आ रहा है. सही. देखो अगर अगर तो तुम्हें मैथ्स आती है तो सही है, अगर मैथ्स नहीं आती तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर में डाल के, जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको लिखो. फिर उसके बाद जो है जो भी इसका आंसर होगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है. 340 माइनस वी को इज इक्वल टू 340. सही है. लेट्स से कि भाई ये ए है. सही है. सो 340 टाइम्स ए minus VA is equals to 340, right? And V times A is equals to 340. Sorry, इसको जो है यहाँ ले आओ. So 340A minus 340, right? Divided by A is equals to V. सही है. So इससे आपके पास वैल्यू निकल आएगी. A की वैल्यू जो है वो इसका इसके इसका जो भी फैक्टर होगा उससे निकलेगी, राइट? खैर, ओके जनाब, आगे आ जाओ. बल्कि एक मिनट. चलो राबिया आगे चलोगी प्लीज. The train approaches and then passes the observer. The intensity I of the sound heard by the observer varies with the distance t of the horn from the observer. When the horn is at distance x naught from the observer, the intensity I of the sound heard is I naught, and the amplitude A of the sound wave at the observer is A naught. Figure 6.2 shows the variation with t of I as the train moves away from the observer. ओके, सही हो गया. तुमसे कह रहा है कि स्टेट द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप क्या होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का? Directly proportional to A square. ओके, गुड हो गया. आगे आ जाओ. On figure 6.3, sketch the variation with d of A. हम्म. ऑफ ए नॉट. ओके, सही है. तो मतलब हम हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन लगना चाहिए वो हमारे पास ये रिलेशन लगना चाहिए. सॉरी, ये रिलेशन लगना चाहिए. अच्छा अच्छा, ओके. सो ओ, तो इस वजह से हमारी जो है ना वो बहुत छोटी वैल्यू जा रही थी और यहाँ पे इन्होंने वो एक्सेस दिया हुई नहीं है क्योंकि वो ए का बना रहे हैं. ओके. तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा फिर? 0.06 के स्क्वायर रूट करो कितना बनेगा? 0.245. 0.245, तो 0.5 ले लेते हैं. 0.5 सही है. 4 पे हमारे पास अबे लो, फिर तो आसान हो गया. ओके, सही है. सो ये मेरी गलती थी, मैंने ये देखा नहीं. सही है. तो हमारे पास जो रिलेशन अगर हम लगा रहे हैं, सो आई इज डायरेक्टली आई अंडर रूट ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. सही है. और अगर हम इससे सॉल्व करें तो इससे हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे तो अंडर रूट वन करोगे तो वन ही रहेगा. इस पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंडिंग वाला पॉइंट हमें चाहिए था. सो 0 पॉइंट, मतलब अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ली, उसको जरा इग्नोर करो. सही है. यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू लें 0.0625 और हम अगर अंडर रूट कर दें 0.0625 को, 0.06 को, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.25. सही है. सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25. सो इसका मतलब है 4 पे हमारे पास 0.25, 0.2245 यहाँ पे आ रही होगी. सही है. अच्छा जी. अब शेप डिसाइड करना है कि शेप क्या होगा, कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगी. सो चूंकि एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का ग्राफ बन रहा है और एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होंगे, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ, क्योंकि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. सही है.
और चूंकि कोई स्क्वायर नहीं आ रहा बीच में एक्स में भी और ए में भी, तो इस वजह से हमने स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा स्क्वायर मतलब लाइन का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे चूंकि रूट आ रहा था तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन रहा है। सही है। सो ये हमारे पास, अरे भैया सीधा सीधा हो गया ना भाई, या परफेक्ट सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है वो इसका ग्राफ बन गया। सो देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ। स्टार्टिंग लाइन, हाँ ये तो सही किया है। और अप्रोक्सीमेट लेंथ, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ड्रॉन विद नेगेटिव ग्रेडियंट एंड ओके, सही है, सही बना दिया, परफेक्ट हो गया। सही राबे, वेरी गुड। ओके जनाब, आ जाओ भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में मसला होता है अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला करेगा या बैदा से करवा ले? सर मैं कर लूँगा। है ना, ओके आ जाओ कर लो जरा। State Ohm's law. क्या कहते थे Current अंकल होम्स? is हम्म। the current is directly proportional to the voltage. Voltage is directly proportional to the current. ओके, और current is, And या current in a component is directly proportional to the potential difference हम कहते हैं, क्योंकि component की बात कर रहे हैं ना। so हम potential difference, सही है। आगे क्या बोलेंगे भाई? provided that the temperature of the component remains कांस्टेंट, राइट। सो ये कंडीशन है ओम्स लॉ की, राइट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ओम लॉ फॉलो नहीं होगा। सही है। सो एक नंबर आपको, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज ना लिखना, वोल्टेज बेहतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, क्योंकि हम किसी भी कंडक्टर, किसी भी एक आप कह लो कंडक्टर कह लो या कंपोनेंट कह लो, उसके अक्रॉस हम बात कर रहे होते हैं। सही है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाइए। a battery of EMF 6.2 volts and negligible internal resistance is connected in a circuit to a uniform resistance wire, a voltmeter, a fixed resistor, and a switch as shown. The resistance wire has 18 ohm, okay, length 0.94 and cross section area 7.2. The slider S is positioned halfway along the length of the wire. Calculate the resistivity of the material. ओके, Rho L over A. सो रो So एल ओवर ए इज इक्वल्स टू the resistance. Okay, so the resistance of the wire is 18 ohm. सही है। जो cross sectional area is 7.2 exponent -8. सही है। and the length is how much? 0.94। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? 1.378 into 10 power minus 6. 1.378, so 1.4 exponent -8 ना, -6. -6। okay, -6। अच्छा चला, सही है। आगे आ जाओ। The switch is open. State the reading on the voltmeter. The switch is open। 0. क्यों? क्यों बे? Switch open है। नहीं, अबे एक मिनट एक मिनट। उल्लू, उल्टा बोल रहा है। जो उसने पहले ये देखो ना कि स्लाइडर उसने हाँ, रखा हुआ कहाँ पे? हाफ वे पे रखा हुआ है। सही, हाफ वे का मतलब है कि 18 है, 9 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, 9 ओम की यहाँ पे होगी, ये स्विच ओपन है। इसका मतलब है कि ये वाला सर्किट अभी होगा ही नहीं। सही है, मतलब आपने इसको यू कंसिडर करना है। सही है। और यहाँ पे आपने जो है वो वोल्टमीटर लगा के स्लाइडर से कनेक्ट किया हुआ है। सही है, लाइक दिस। सो अब यहाँ पे 9 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 9 ओम की रेजिस्टेंस है। जब इक्वल रेजिस्टेंस है तो 6.2 वोल्ट किस तरह से ड्रॉप होंगे? यस, बोल भाई। सर नहीं होगा ड्रॉप। अबे होगा ना, क्यों नहीं होगा? बच्चा आधा आधा हो जाएगा ना। आप इसको ऐसे सोचो ना, आप इसको यूं सोचो ना कि आपके पास जो है
ये दो अलग अलग रेजिस्टर लगे हुए हैं, मान लो इस तरह से, सही है। एक रजिस्टर 9 वोल्ट का, 9 ओम का, और दूसरा भी 9 ओम का, 6.2 का वोल्टेज दिया हुआ है, राइट। आप इसको इस तरह से सोचो, राइट। और यहाँ पे आपने लगाया हुआ वोल्ट मीटर, सही है। क्या होगा अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा? यस, वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली दोनों डिस्ट्रीब्यूट रेजिस्टर्स होगा। में। सही हो गया। सही, सो यहाँ पे भी वही होगा, सही है। और वायर को देख के ना आप उसको, वायर को एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, राइट। ऑल दो हम बनाते नहीं, लेकिन अगर आप कंसिडर करो समझने के लिए तो आप उसको कर सकते हो, राइट। जो जहां तक कि यहाँ तक कि रेजिस्टेंस स्प्रेडेड है ना, तो यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस स्प्रेडेड है इस रेजिस्टर के अंदर, सही। सो अब यहाँ पे पूरी जो रेजिस्टेंस होगी वो उसके अक्रॉस 9 वोल्ट होगा, बाकी 9 वोल्ट आगे जा, सॉरी बाकी 9 ओम के अक्रॉस 3.1 होगा, बाकी 3.1 आगे चले जाएगा, समझ रहे हैं? जी सर। सही है। सो ये हो गया परफेक्ट, आगे आ जाओ। The switch is now closed. State whether there is an increase, decrease, or change to the current in the battery. हम्म मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब स्विच को क्लोज करोगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, सही है। ये तुम इसको मान लो, अभी दो रेजिस्टर मान लो, सही है। और एक रेजिस्टर तुमने लगाया हुआ है पैरेलल के अंदर इसके साथ, राइट। और यहाँ पे बीच में तुमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, सही है। सो मुझे बताओ कि जब आपने पैरेलल वाले स्विच को मतलब पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को जब बना दिया है, तो उससे आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है ओवरऑल या कम होती है? फिर कम होती है। कम होती है, सही है। सो इसका मतलब है कि जो पहले 18 ओम इनकी रेजिस्टेंस आ रही थी, जब आपने पैरेलल के अंदर एक लगाया तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्विक। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो करंट क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा हो जाएगा। गुड, इंक्रीज, सही हो गया। आगे आ जाओ, द वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग। हम्म आ जाओ, तो वोल्ट वो मीटर यहाँ सेम पे मुझे लगा, रहेगी। ओए कैसे बे? वोल्ट मीटर क्या चीज रिकॉर्ड कर रहा है? पहले वोल्ट मीटर सिर्फ यहाँ हम्म, पे जो 9 वोल्ट थी उसको रिकॉर्ड कर रहा था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था वो रिकॉर्ड कर रहा था, राइट। अब वोल्ट मीटर किसको रिकॉर्ड कर रहा है? इस 9 वोल्ट को, प्लस मान लेते हैं कि इसका भी वो इसका, इस 9 ओम को प्लस मान लेते हैं कि इसका भी रेजिस्टेंस 9 ओम है, मान लेते हैं फॉर नाउ, समझने के लिए, सही है। तो पहले एक रेजिस्टर था उसकी 9 ओम थी, अब दो रेजिस्टर है पैरेलल के अंदर, उसकी उन दोनों की 9 ओम है, राइट। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है? कम होती है। कम होती है। तो जब कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगी, सीरीज सर्किट बन जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब इस पोर्शन की। तो उसकी वजह से ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इस पोर्शन पे जो कि शेयर होगा इसका, वो कम हो जाएगा, दूसरे पे ज्यादा आएगा, समझ रहा है भाई? जी सर। परफेक्ट, सही हो गया। सो ये डिक्रीज हो जाएगा, सो इसको इस तरह से सोचो। चलिए आगे आ जाइए। The switch remains closed. The slider S is moved along along the resistance wire so that the voltmeter reading is 3.1 volts. On figure अच्छा, एक मिनट एक 7.1, मिनट एक draw मिनट, सॉरी 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 across. सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक चीज मुझे बताने दो। कि उसने कहा कि वोल्ट मीटर रीडिंग 3.1 है, लेकिन जो स्विच एस है वो क्लोज है, राइट। तो अब ये चीज याद रखना कि अब जो है वो मिड वे पे नहीं हो गई है, राइट। समझ रहे ना भाई? जी सर। क्योंकि पहले मिड वे पे था, क्योंकि नीचे वाली रेजिस्टेंस नहीं थी, जब आपने नीचे वाली ऐड की तो मिड वे की जो भी रेजिस्टेंस थी और नीचे वाली जो पैरेलल रेजिस्टेंस थी, उनकी रेजिस्टेंस का ओवरऑल कॉम्बिनेशन वो कम हो जाएगा। सो वोल्टेज भी उसके अक्रॉस डिक्रीज हो जाएगा। सो आपको स्लाइडर को थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा पीछे मूव करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास रेजिस्टेंस आपकी वो होगी। है, पीछे मूव करना पड़ेगा, मैं सही बोल रहा हूँ? अगर हम 1/, हम इसको कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, और 1/, इसको 9 ही रहने देते हैं, सही है। सही हो जाएगा 3/9, सो 4/9, 9/4। सो ये बन रहा है 9/4, और अगर हम 1/9 प्लस 1/9 करें, 2/9, 9/2, 4.5। सो बल्कि नहीं, आगे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि कहाँ करना पड़ेगा, देखते हैं, अगर अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो हम इसको एनालाइज करेंगे। खैर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। On figure 7.1, draw a cross from the resistance wire to show a possible new position of the slider. फिर पीछे मूव करेंगे लेफ्ट है, साइड की तरफ।
लेफ्ट साइड नहीं बे, ऐसे कैसे मूव करेंगे, कोई लॉजिक लगा रहा है? वोल्टेज इक्वल, करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। हाँ करंट इसमें जीरो नहीं होगा, करंट तब जीरो होता है जब यहाँ पे आपने पूरी पावर सप्लाई लगाई हुई हो, राइट? तब वहां से करंट जीरो होता है, समझ रहे? ये वो वाला केस नहीं है जिसको हम नल मेथड कहते हैं बेसिकली, समझ रहे? जी सर। देखो इसको इसको ना थोड़ा सा सोच नहीं, एक नंबर दे रहा है, एक नंबर में लेकिन जलालत बहुत है। अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे 9 वोल्ट था और यहाँ पे 9 वोल्ट था, मतलब इस मतलब ये वाला जो सर्किट था, ये वाला पहला वाला, सही है। इसको मिस कराओ, सही है, ओके, सही है। सो पहले ये वाला सर्किट था, इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सही है। तो अब जब यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस ऐड की है, सही है, जब हमने पैरेलल के अंदर एक और रेजिस्टेंस ऐड की है, तो इसकी रेजिस्टेंस हमने कम कर दी है, सही है। ये रेजिस्टेंस 9 से कम हो गई है, राइट? सो यानी इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हमने बनाया, सही है, मतलब हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल सॉल्व किया। सो हमारे पास मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम की आ गई, राइट? 6 ओम की आ गई पैरेलल रेजिस्टेंस, सही है। और मतलब मैंने उस पैरेलल रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व कर लिया, सही है, सो 6 ओम की आ गई, राइट? और मेरे पास यहाँ पे जो है इसका स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है, सही है। अब अगर मुझे बताओ कि ये 9 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, सही है, और ये जो है 6.2 है, सही है। तो अगर मुझे, जाहिर बात है यहाँ पे जब 9 वोल्ट है तो यहाँ पे इसका शेयर ज्यादा होगा, सही है, उसका शेयर कम होगा। क्लियर? समझ रहा है भाई? फिर एक और दफा समझा देंगे। क्या चीज? शेयर वाली बात या उससे पिछली वाली बात? ये शेयर वाली बात। अच्छा एक मिनट में बता रहा हूँ। देखो, अगर अगर तो ये 9 वोल्ट है, 9 ओम है यार, ये वोल्ट बार बार निकल रहा है, ये 9 ओम है अगर, सही, और ये 6 ओम है, सही है, सर्किट सी सर्किट है, तो आपके पास करंट सेम होगा, राइट? तो जब करंट सेम होगा तो आपके पास ये जो 6 वोल्ट है, इसका ज्यादा पोर्शन 9 पे जाएगा, कम पोर्शन 6 पे जाएगा, ऐसे ही होगा। जी सर। सही, फॉर नाउ मान लेते हैं कि इसमें से जो है ना 4 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, बाकी मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 2/3 निकाल के 1/3 निकाल के मैं सिर्फ स्टेट पे बता रहा हूँ, सही है। सो 4 यहाँ पे चले जाएगा और मान लेते हैं 2.2 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। सही। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस 2.2 को इंक्रीज करके 3.1 तक लाना है, 3.1 तक लाना है, सही है, वोल्टेज को इंक्रीज करके 3.1 तक लाना है, तो मुझे इसकी इसके मतलब ये वाली जो साइड है, इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप डिक्रीज करोगे तो करंट सेम है, वोल्टेज डिक्रीज होना चाहिए उससे, तो 3.1 के बजाय आप तो जीरो की तरफ पहुंच जाओगे। नहीं हम्म। समझा? नहीं समझा? जी। कॉन्सेप्ट नहीं समझा? जी सर समझ समझा ही गया। नहीं? पक्की बात है? जी सर। सही है। सो अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज करना है तो आपने स्लाइडर को इधर को मूव करना पड़ेगा ताकि ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड होती रहे, राइट? सही जी है। सर। तो जब आप स्लाइडर को यहाँ मूव करोगे तो मोर रेजिस्टेंस ऐड होती रहेगी, जब मोर रेजिस्टेंस ऐड होगी तो वो जो है जो ये पूरी जो वैल्यू होगी और जो ये पूरी वैल्यू होगी वो समवॉट इक्वल हो जाएगी, राइट? 3.1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर ना? सो हम इसको मार्क कर देते हैं इधर कहीं पे, सही हो गया। मैं कोई भी लेंथ हम रैंडम ले सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो करें। ओके, चलो जनाब। हम्म, एक मिनट इसकी देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। Cross marked on the resistance wire arrow of S, okay, हमने S mention करना है, but not touching the right hand end of the resistance wire, okay. So you're not allowed to mark X here, right? और ये mark here, right? कोई भी point हो सकते हैं in between ये maximum value और यहाँ पे, right? क्योंकि अगर बिल्कुल मैक्सिमम पे कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट? वो फिर पूरा 6.2 ड्रॉप होने लगेगा वहां पे, राइट? समझ गया? चलो आगे आ जाओ, समझ गए तो। जी sir. A student records the following data for the resistance wire. Determine the charge Q of a charge carrier in the wire suggested by this data. फॉर्मूला क्या है समझ तो रहे? वो इक्वेशन लगेंगी। दो इक्वेशन लगाएगा? आई सर एक ही लगेगी। ओके ओके। करंट गिवन है, ड्रिफ्ट स्पीड है, और नंबर डेंसिटी है। हम्म, तो आई क्या थी अब? इज इक्वल्स टू, ये ऊपर लिखी होती है ब्रो,
यहाँ पे लिखी होती है, यहाँ से याद कर सकते हो, राइट। देखो अगर कोई भी फॉर्मूला भूल जाओ ना तो यहाँ पे देख लेना, समहाउ शायद तुम्हें कोई एक आधा फॉर्मूला मिल जाए। देखो सही। डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट गिवन होता है यहाँ पे, सही है ना। अपथ्रस्ट गिवन होगा यहाँ पे, सही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको गिवन है, सही है। प्रेशर का फॉर्मूला गिवन है। काइनेमैटिक्स की एक दो इक्वेशन आपको गिवन है, सही। तो इतना है कि मतलब जो है ना, जिंदगी थोड़ी सी जी लोगे आप, सही है। चलो आ जाओ भाई। सो आपने बोला कि आई इक्वल्स टू एन ए क्यू वी, राइट। सो आई इज 0.93, एन आपके पास है 1.3, एक्सपोनेंट नेगेटिव, गलत हो गया, मीन ड्रिफ्ट, ओके सॉरी। सो 9 एक्सपोनेंट 28, सही हो गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे नहीं दिख रहा है, चलो उसको लेके आते हैं, कहीं से जुगाड़ करते हैं उसकी। और नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज के लिए, और मीन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द चार्ज के लिए इज 1.3 एक्सपोनेंट -3, सही है। एंड ए, सॉरी, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स क्यू, ये दो चीज़ें बच रही। क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या जुगाड़ बनाए? वो NaVe वाली इक्वेशन। क्या मतलब दोबारा बताओ। हाँ, अच्छा वैसे अगर हम एक चीज़ देखें, तो इसने हमें लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द वायर उसने कहीं निकलवाई थी हमसे, कुछ निकलवाई थी, दी हुई है, नहीं दी हुई? ये दी हुई है ना लेंथ ऑफ द वायर, ये दी हुई है 0.94। अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को समहाउ यूज कर लें तो हमारे पास आ नहीं सर जाएगा? उसमें सेक्शनल एरिया हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कहीं कहाँ लाइन टू दीवार के साथ। है? ओहो सॉरी लाइन सॉरी। टू दीवार के साथ लिखा है। अरे यार फिर लिखा ही नहीं। 7.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8, ओके। 7.2 एक्सपोनेंट -8, ओके। निकाल दो फिर तो, अभी फिर तो आसान है यार, ये तो खामखाई में मैंने मुश्किल बना दी। सर 1.10 into 10 power -19। 1.1 एक्सपोनेंट -19, बेटे ये तुम 2SF के अंदर नहीं बचे, 3SF के अंदर नहीं जाओ, ये 2SF के अंदर ही आ जाओ, सही है। तो ये आ गया, ओके आगे आ जाओ। With reference to the value of Q, explain why the data recorded by the student cannot be correct. Sir, पिछली, कुछ जो voltage है, energy, ओए, voltage was lost। अरे कहाँ लॉस होगा बे? नहीं नहीं, ओके कहाँ लॉस किस तरह से होगा? देखो उसने उसने ये बोला है कि विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू से आपने पकड़ना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ अब्दुल्ला, कि सबसे छोटा चार्ज, जैसे 1 कूलम एक चार्ज है, सही, 1 कूलम इज बहुत बड़ा चार्ज, सही है। सबसे छोटा चार्ज अगर हम किसी भी आप कह लो कि ऑब्जेक्ट पे स्टोर करवाना चाहें तो उसकी क्या वैल्यू होगी? 1.6 into 10 power -19। 1.6 एक्सपोनेंट -19, ओके। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्टोर करवा पाए, राइट। जी। लेकिन भाई साहब ने करवा लिया है, तो या तो नोबेल प्राइज दे दो या गलत कर दो, समझ रहे हो? क्या समझा? उसका जो आंसर आ रहा है वो 1.1 आ रहा है, विच इज लेसर देन 1.6। सो 1.6 से कम तो आप चार्ज ने, अभी तक हमने कोई प्रूव ही नहीं किया कि चार्ज इससे छोटा वैल्यू स्टोर हो सकता है, राइट। समझ रहे? सो जी सर। चार्ज कैन नॉट बी लेसर देन 1.6, ये एलिमेंट्री चार्ज एक्सपोनेंट -19, सही है। तो दैट्स इट, ओके। आगे आ जाओ, अगला बच्चा कौन है? भैया आ जाओ भैया। The nuclei 20 of magnesium is an isotope of magnesium that undergoes beta plus decay to form a new nuclide X according to the equation.
अच्छा ये नंबर्स हैं हमारे। सो बीटा पॉजिटिव डिके में ए हमारा सेम रहता है ऊपर, सो 23, हम्म। और नीचे 12 - 1 हो जाएगा, तो 11। ओके। इलेक्ट्रॉन का चार ऊपर 0 और नीचे 1, हम्म। और परफेक्ट बस। यार। आगे आ जाओ। For the nuclide, to explain what is represented by the numbers 23 and 12. 23 is the number of neutrons plus the number of protons, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, and क्या कहते 12 हैं? is the nucleon number, mass हाँ, number. सही है सही जो है भी, सही है। तो ओके। चलो and आपने कहा 12 कि is the number of protons. सही है। सो दिस इज द न्यूक्लियन नंबर एंड दिस इज द प्रोटॉन नंबर। चलो आगे चलो। State the name of the group of fundamental particles to which the positron and neutrino belong. The leptons. हम्म। सही है, आगे आ जाइए। Radio source emits particles from its nuclei when it decays. For the source, the variation in kinetic energy of the number of particles emitted. State how this shows that the nuclei do not undergo beta decay. 1 second. Particles from its nuclei. The kinetic energy stays the same. Okay. Um, अजीब सा क्वेश्चन है ना। I don't know. एक ही नंबर हाँ क्या कैसे हो थ्रो रहा कर है? देते हैं, है ना। देखो Yes. एक्चुअली ना सीन ये होता है कि जब बीटा Mhm. नेगेटिव पार्टिकल निकलता है, या सिमिलरली जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो उसके जो है ना वो डिफरेंट रेंज ऑफ एनर्जीज होती है, राइट। यानी खास तौर पे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम यूजुअली टंगस्टन से एमिट करवाते हैं, तो इसी वजह से बीटा पॉजिटिव है। तो उसको जब हम एमिट करवाते हैं तो उनकी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। और इसकी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसकी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही, राइट। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप? So you're saying when a nucleus undergoes beta decay, उसकी range of kinetic energy से particles release होते हैं, और alpha decay में सिर्फ एक kinetic energy पे। यूजुअली, लेकिन अल्फा डिके के अंदर, हाँ अल्फा डिके के अंदर एक ही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, सही है। और बीटा डिके के अंदर हमारे पास जो है ना, जब हम बीटा पार्टिकल को एमिट करवा रहे हैं, मेटल सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं, तो अब कोई जो जो बीटा पार्टिकल मेटल सरफेस के जितना ज्यादा अंदर है, वो उसको मतलब जब एनर्जी गेन करेगा तो कुछ एनर्जी उसकी सरफेस तक आने में लगेगी, फिर उसके पास कम एनर्जी रह जाएगी, तो उसकी कम कम काइनेटिक एनर्जी होगी। जो सरफेस वाला पार्टिकल होगा वो इनिशियली ये सडनली एमिट हो जाएगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, राइट। तो ये कुछ कहानी है, सही है। तो हम कहते हैं बीटा emission should have continuous range of kinetic energy, see, which not shown by the graph। सही हो गया। तो ये कहानी है। सही, देखते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसी तरह से कुछ लिखेंगे। हैव सिंगल काइनेटिक एनर्जी और बीटा पार्टिकल डिके हैव अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी। सही है। ये बेसिकली A2 के अंदर ये टॉपिक आएगा। सही है, तो वो उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे, सही, क्वांटम के अंदर। तो खैर, तो ये पेपर निबट गया। सही है। और तो अच्छा पेपर था ये। सही है। अब इंशाल्लाह, अब हमारे पेपर 2 सारे कंप्लीट हो गए, और अब इंशाल्लाह हम पेपर 1 स्टार्ट करेंगे MCQ के। सही है। तो बस बात की कहानी ये रखती। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। सही है।